जब जब यहाँ पर चुनाव आते हैं तो यहाँ पर धार्मिक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये उनका बयान आपने सुना होगा। उनके इस बयान से कितना सहमत हैं आप? हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मन को पवित्र रखिए। रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ भी ये करें, अगर मन ठीक हमारा है तो हम सब तरह से ठीक होते हैं और सबकी भलाई की बात सोच सकते हैं। हम यही महसूस करते हैं कि आज कहीं न कहीं राजनीति में भी गंदगी पैदा हो गई है, स्वच्छ राजनीति नहीं हो पा रही है। बाबा अम्बेडकर का नाम लेना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हम भी महसूस करते हैं कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तो शिक्षा के बिना आदमी जानवर के बराबर होता है, राक्षस के बराबर होता है। और शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, वही शिक्षित है। शिक्षित में अनेक प्रकार की बात है। रामायण में बात आई है कि गुरु गुरु यह गए गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बिहार के बाजारों तक में एक बार पोस्टर लगे थे नीतीश कुमार जी के बारे में। उन्हें पलटू किंग कहा जाता है, बार बार वो पलटी मार लेते हैं। एक तालाब में पानी है, अगर ज़्यादा दिन तक रहता है तो गंदा हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पर शराब मिलती है। आपने कहा तेजस्वी शराब पीते होंगे इसलिए उनको पता है कि शराब कहाँ मिलती है। कि शराब सचमुच में बहुत खराब है जी। इससे शराब पीकर के आदमी जानवर हो जाता है। हमारी माँ भी शराब पीती थी जी। हमारे पिता भी पीते थे। पिताजी ने कुछ असॉल्ट कर दिया माँ को तो मेरे माँ का आँख का फूट गया। और ऐसे भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। गरीब तबके के लोग हैं, उनको रोजगार मिलता है, आध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में हम लोग समाहित होते हैं। एक और चीज़ मुझे कुंभ में नज़र आती है कि यहाँ पर ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना धर्म, ना कोई जात पात। सभी एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो दलित समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो। गंगा में सभी लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। तो आस्था का केंद्र ज़रूर है, लेकिन जो लोग अभी तक, आपने भी सुना होगा बहुत पहले कि जो कुंभ का ये सेंटर है, इसको लोग कहते थे कि मनुवाद का अखाड़ा है, ब्राह्मणवाद से इसको जोड़ते थे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो कोई पूछता नहीं कि भाई जिसके साथ आप खाना पीना बैठ के खा रहे हैं वो कोई किस जाति से है, गंगा में एक साथ सब डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? संसार में कर्म के लिए भेजा था और ऐसे भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर कर्म के लिए वो आते हैं, कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन मानव जीवन में अभी कुछ ऐसी बातें आ गई है कि लोग बांट दिया है। बांटने पर जात धर्म पंथ क्या क्या बातें नहीं आती है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक किसान है और हमारी ज़मीन है, भूमि है, खेती जिसको मैं कहता हूँ, अगर उसमें मैं गेहूँ बुन दूंगा तो गेहूँ पैदा होगा, उसमें अगर सरसों बुन दूंगा तो सरसों पैदा होना है। कहने का मतलब कि समान खेती है, हर हम लोग सब एक बराबर हैं। लेकिन जो बुनने वाला लोग है वो अलग अलग बात करता है। तो आज यहाँ पर कुछ लोग जाति धर्म में विभेद कर दिए हैं। सच्चाई यही है कि हम लोग सब एक हैं, एक परमपिता परमात्मा के हम लोग औलाद हैं। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है, भेदभाव होता है, तो मैं समझता हूँ कि भगवान की आज्ञाओं का वो अनुपालन नहीं होता। हम समझते हैं कि कुंभ में आकर के कम से कम इस बात को तो जरूर एहसास करते होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, स्नान करते हैं, एक अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से आते हैं वैसे अपने पुराने बातों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये ठीक चीज़ नहीं है, ये उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मन को पवित्र रखिए। रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ भी ये करें, अगर मन ठीक हमारा है तो हम सब तरह से ठीक होते हैं और सबकी भलाई की बात सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ जो आते हैं कुंभ में सब लोग डुबकी लगाते हैं। तो दिखावा तो है, सब लोग कर सकते हैं, आप हम सब कहते हैं। लेकिन रैदास जी के शब्दों में जो मैंने अपने कहा कि साहब अगर हमारा मन चंगा है
तो कहीं भी संगम हो सकता है, कहीं भी गंगा हो सकती है। मांझी जी, आप उत्तर प्रदेश की जिस धरती पर आज हमारे कॉन्क्लेव में बैठे हैं, ये सनातन की और धर्म की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। जब जब यहाँ पर चुनाव आते हैं तो यहाँ पर धार्मिक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये उनका बयान आपने सुना होगा। उनके इस बयान से कितना सहमत हैं आप? कि हम एक होकर के यदि कोई काम करते हैं तो उसका प्रतिफल, उसका परिणाम अच्छा होता है और मजबूती से होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं बचपन में भी कि अगर एक स्टिक लिया जाए, एक छड़ी ली जाए, उसको अगर तोड़ देंगे तो नजदीक बहुत आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अगर 5 छड़ी को मिला के तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं टूटेगा। इसीलिए समाज में मनुष्य में अगर किसी प्रकार का भेद विभाव है, आपस में अगर लड़ेंगे तो निश्चित है कि उनका सर्वनाश होना है, वो नाश की ओर जाएंगे। लेकिन यदि एक होकर के काम करेंगे तो निश्चित है कि वो सफल जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए यदि कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। इसको अर्थ लगाना अगर दूसरा अनर्थ लगा दे तो एक अलग बात है, नहीं तो ये भावना ठीक है कि मानव मानव में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और नहीं तो आज ऐसा होता है कि ऊंच नीच, धर्म, जात पात के नाम पर आज विभेद हो रहा है। चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे राजनीति में जाएं, चाहे धर्म की बात हो, बहुत लोग तो भाई धर्म ग्रंथों को छूने में दूसरे को मना कर देते हैं कि तुम इसको छूने लायक नहीं हो। अगले साल बिहार में चुनाव है, क्या आपको लगता है कि ये नारे अगले साल तक चलेंगे बिहार में? जहाँ तक चुनाव की बात आती है और यथार्थ की बात आती है तो हम 44 साल से राजनीति में हैं। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मौका मिला है और ये प्रथम बार भारत के पार्लियामेंट में भी हम आए हैं। हम यही महसूस करते हैं कि आज कहीं न कहीं राजनीति में भी गंदगी पैदा हो गई है, स्वच्छ राजनीति नहीं हो पा रही है। सच्ची बातों को कह करके लोगों को प्रभावित करने की बात नहीं होती है, कुछ गंदी बातों करके भी लोगों को भ्रम में डालते हैं। चुनाव में अब हम कहना नहीं चाहते, राजनीति मंच नहीं, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन भ्रम में डाल करके, झूठी वादा करके अगर चुनाव में हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो कहने का मतलब है कि जनता को हम भला नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज 78 वर्ष राजनीति अब आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन जो अभीष्ट फल मिलना चाहिए बहुतायत लोगों को, जो बहुजन हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम नारा दे कर के चुनाव जीत जाएं, परिणाम ले लें, लेकिन उसको हम परिणति में नहीं डालें। तो यही कारण है कि बहुत से लोग आज वंचित हो जाते हैं और अभिवंचित वर्ग के बारे में भी लोग नहीं सोच पाते हैं। हालांकि यहाँ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जमहूरियत है। इस जमहूरियत में सबको समान अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हम भी महसूस करते हैं कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तो शिक्षा के बिना आदमी जानवर के बराबर होता है, राक्षस के बराबर होता है। और शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, वही शिक्षित है। शिक्षित में अनेक प्रकार की बात है। रामायण में बात आई है कि गुरु गुरु यह गए गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या, नैतिकता की विद्या, बल की विद्या, शास्त्र की विद्या, और फिर जो आज पढ़ते हैं वो भी है। लेकिन आज कहीं न कहीं इसमें कमी आ गई है, जिसके चलते हम छल छद्म करके कहीं न कहीं राजनीति लाभ ले लेते हैं। लेकिन जो राजनीति लाभ जिसको मिलना चाहिए, आज उसको लाभ हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। को पढ़ने का जगह नहीं है। सरकारी विद्यालयों में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरे लोग जो समृद्ध लोग हैं, जाति की बात मैं कहता हूँ, हम अपना बेटा जो अभी मंत्री है उसको हम डॉन बॉस्को में पढ़ाया था,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। लेकिन कितने हमारे समाज के लोग नॉन वेस्टों में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 95% लोग गांव में ही पढ़ते हैं। उनका हश्र बहुत आज जैसा देख रहे हैं आप वैसा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे परे चीज़ है शिक्षा। शिक्षक में हमको मानसिक शिक्षा भी होनी चाहिए, सामाजिक शिक्षा भी होनी चाहिए, राजनीतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा भी होना चाहिए। सर्व जो आज इतनी त्रासदी है समाज में, लोग जो बटे हुए हैं, एक दूसरे को लोग सताते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं सताएंगे। बिहार के बाजारों तक में एक बार पोस्टर लगे थे नीतीश कुमार जी के बारे में, उन्हें पलटू किंग कहा जाता है। आज से करीब 40-45 वर्ष पहले उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी, जब हम ऐसी चर्चा किया था कि आप लोग भी कभी कल इधर उधर की बात करते हैं जी। तो वो कहते थे कि एक तालाब में पानी है, अगर ज़्यादा दिन तक रहता है तो गंदा हो जाता है, इसलिए उसको प्रवाहित करके दूसरा पानी भर दो, अच्छा पानी रहता है। तो इस प्रकार से लार्जर इंटरेस्ट के लिए, बेटर इंटरेस्ट के लिए अगर पाला बदला जाता है तो उसको भले लोग पलटूराम कह दिए अलग बात है। महामाया बाबू हमारे के यहाँ का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे भी बातें पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर राजहित में हमको 100 बार भी पार्टी चेंज करना पड़ेगा तो मैं पार्टी चेंज करूंगा। इसलिए नीतीश कुमार जब भी पार्टी बदले हैं तो बिहार के हित में बदले हैं, न कि अपने हित में है। अब लोग उन टर्मिनोलॉजी जो यूज करें, लेकिन जब भी उन्होंने बदला है तो बिहार के हित में काम किया है। गुजरात और बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन वहाँ पर जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव, आपने कुछ दिन पहले कहा भी था, उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पर शराब मिलती है। आपने कहा तेजस्वी शराब पीते होंगे इसलिए उनको पता है कि शराब कहाँ मिलती है। आपने मुझे यहाँ पर एक कठिन दौर में ला दिया है लेकिन सच्चाई कहने में हम कभी बात मोड़ते नहीं हैं। हम नीतीश कुमार से भी कई एक बार कहा और आपने देखा होगा कि अपने ये जो शराब नीति है उसमें 3 बार समीक्षा उन्होंने की। हम उनसे ही कहा करते थे कि शराब सचमुच में बहुत खराब है जी। इससे शराब पीकर के आदमी जानवर हो जाता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि शराब पीने वाले लोग और शराब नीति बना करके लोग आपने कोई गलत काम किया है। आप अच्छा काम किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती है। आपके सामने जो वक्ता बोल रहा है जीतन मांझी, ऐसा परिवार से जन्म लिया है। पहले मैंने कहा कि एक मजदूर परिवार। दूसरी विशेषता ये थी कि हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, हमारी माँ भी शराब पीती थी जी। हमारे पिता भी पीते थे। आपस में दोनों में उलझन हो गई। पिताजी ने कुछ असॉल्ट कर दिया माँ को, तो मेरे माँ का आँख का फूट गया, उसको कानी कानी कहा जाने लगा जी। हम उस समय शायद 8 वर्ष के होंगे। हम पिताजी को हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी आप कहते हैं ना कि जीतन मांझी को मजदूर, अपना बेटा को मजदूर नहीं बनने देंगे, हम तो मजदूर है ही हैं, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं तो आप तो मजदूर है ही हैं, आपका बेटा भी मजदूर हो जाएगा। आप चुनिए क्या करना चाहते हैं। अभी वो स्वर्ग में हैं, हम धन्यवाद देते हैं। उस दिन से उन्होंने शराब को तौबा कर दिया और आज उस घर में रहते भर में हम कहा तो कि 80 तो ये कोई कानून था, एक उत्प्रेषणा थी, एक आदमी को उसके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए कि शराब ठीक नहीं है। और ऐसे भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर हम चावल रोटी खाते हैं, जहाँ 4 रोटी खाते हैं, अगर 10 रोटी खा जाएंगे तो हमको कॉलरा हो ही जाना है। तो उसी प्रकार से हम जब मुख्यमंत्री थे तो इस बात की चर्चा की थी हम कि हमारे मजदूर भाई जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो अगर रात में आते हैं, एक सीमित मात्रा में शराब ग्रहण करते हैं और सो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि वो बुरा नहीं है, वो दवा के रूप में होता है।
तो उस समय पत्रकारों ने, आप लोगों ने कहा था कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री होते कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, इस तरह का जुमला आई थी। लेकिन ठीक है, हम गरीबों के प्रति तो लोग अट्ठास करते ही हैं, हम तो बात सच्ची बात बोले थे। लेकिन ये भी बात हम बोले थे, उनको समझाया था गरीबों को कि देखो, बुरा न मानना भाई कहीं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जिसमें सब लोग बड़े के लोग होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, एमएलए हैं, एमपी भी हैं, मंत्री हैं, कंट्रैक्टर लोग हैं, ठीक है, उसके बाद ऑफिसर्स भी हैं, आईएएस हों, आईपीएस हों, छोटे अफसर हों, जजेज भी हों। 10 बजे रात के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ, 50% लोग होते हैं, ज़्यादा लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, बिल्कुल। लेकिन सुबह उनको कोई नहीं देखता है। हाँ। हम यही समझाते थे गरीबों को कि तुम खाली पेट शराब पी लेते हो और चलते हो, गिर जाते हो, तो लोग कहता है कि तुम नीचा आदमी हो, राड़ हो, रेयान हो। ऐसा इज्जत अपने जात का बर्बाद मत करो। सीमित अरसे में रात में पियो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज शराबबंदी के नाम पर जो बिहार में हो रहा है, तो 6 लाख मुकदमा हुए हैं वहाँ पर। 6 लाख में करीब करीब 4 लाख मुकदमा में गरीब तबके के लोग ही इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जेल जा चुके हैं, जमानत पर हैं, कोई जेल में है, कोई कार्रवाई चल रही है। तो इस पर हम विरोध करते रहे हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई आप करते हैं वो गलत है। तब तीसरा जो समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने किया है कि जो पीने के लिए अगर ले जा रहा हो या पिया हो तो उसको जेल मत भेजो, उसको छोड़ दो। हम धन्यवाद देते हैं, मेरे कहने पर ही उन्होंने समीक्षा, तीसरा समीक्षा किया। नहीं तो पहले होता था कि इतना शराब भी, अगर 100 मिलीलीटर भी अगर शराब पकड़ा गया तो जेल भेज देते थे। हम उस समय कहा करते थे कि हमारी माँ, हम लोग तो भाई वैसे घर के लोग थे, जहाँ कुछ ऐसी बात थी तो जो दीवाल होते थे, दीवाल में बजू प्रकार के टीका पड़ता था लाल रंग का। पूछते थे माँ से ये सब क्या हैं, तो अनेक प्रकार का देवता का नाम बताती थी, लेकिन बीच में एगो चौड़ा टीका रहता था और उसमें एक खूंटी गाड़ा रहता था और उसमें एक बोतल टांगा रहता था छोटा। हम कहा ये क्या है, तो इसमें शराब है, ये फलना महारानी जी हैं, इनको शराब हर वक्त देना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब ही हमारे संस्कार में था, हम लोग ऐसा करते थे। तो इस चीज़ को एकाएक अगर कोई छुड़ा देगा तो नहीं छूटेगा। और आज यही कारण है कि शराब के नाम पर आज हमारे गरीब लोग काफ़ी प्रताड़ित हैं। कहिए कैसे? चोरी चुपका से लोग शराब बना रहा है। लंबी बात हो रही है, लेकिन इसको जानना चाहिए आपको। हमने कहा कि मेरे के यहाँ शराब बनती थी। हम जानते थे कि एक बहुत बड़ा बर्तन में हमारे पिताजी वो क्या क्या चीज़ ला करके रखते थे। सूरज की रोशनी में 8 दिन या 10 दिन वो रहता था। जब उसमें से कुछ झाग निकलने लगता था, तब उसको कैसे कैसे कर करके फिर उसको चुआते थे। अब आज क्या हो रहा है, शराब बनाना गैरकानूनी है, तो 2 घंटा में लोग शराब बना लेते हैं। उसमें नौसादर, यूरिया या गाय को पहनाने के लिए जो दवा देते हैं, उस तरह का भी उसमें डाल देते हैं। माने पॉइजन होता है। उस पॉइजन को जो न्यूट्रिशियस खाना खाने वाला आदमी है वो तो थोड़ा बर्दाश्त करता है, लेकिन जो गरीब लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, अति पिछड़ा के लोग, जिनको खाना नहीं मिलता है और वो शराब आदतन पी लेते हैं, तो उनकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं जाता है, 50 वर्ष में उनका अवसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बंदिश हुआ है वो हमारे गरीब को एक तरह से, हर तरह से उसके जान ले रहा है, हत्या की रही है। एक तो कानूनी कार्रवाई से और दूसरा शारीरिक हिसाब से। इसलिए जो समीक्षा किए हैं लास्ट, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसका अनुपालन ठीक ढंग से करना चाहिए। वैसे शराब नीति गलत नहीं है। शराब नीति मंत्री जी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि शराब तस्करी वहाँ पर हो रही है, नकली शराब वहाँ बनाई जा रही है। इसके अलावा जो गरीब मजदूर, जो निश्चित तबके के लोग हैं जो शराब पीते हैं, उनको पुलिस जेल में डाल देती है। मैंने भी आंकड़ा निकाला कि जेल में जो सबसे ज़्यादा बंद लोग हैं वो शराब के केस में ज़्यादा लोग बंद हैं।
जहाँ तक नुकसान की बात है, रेवेन्यू का लॉस यहाँ पर बहुत हो रहा है। मैं देखिए अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी उदयपुर गया था, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम लोग जाते ही रहते हैं अपने काम से, और जो बिहार से सटे एरिया हैं या जो गुजरात से सटे एरिया हैं, वहाँ पर जो शादियाँ हैं वो बिहार में नहीं होती हैं। शादियाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पर शराबबंदी नहीं है, तो एक तरह से नुकसान भी रेवेन्यू का है ये सही आप कर रहे हैं। हम बोधगया के रहने वाले हैं जी। बोधगया में दर्जनों होटल हैं और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आते हैं जी। आज वहाँ पर आते हैं और सिर्फ चले जाते हैं, या तो बनारस चले जाते हैं या कोलकाता चले जाते हैं या और कहीं चले जाते हैं, इसलिए कि रात में उनको शराब मिलती नहीं है। तो इससे रेवेन्यू लॉस तो होता ही है। और दूसरी बात कि पहले एक पौच कहते हैं, पौच पहले 40 रुपये 50 रुपये में मिला करता था, शायद आधा लीटर होता है या क्या होता है मुझे पता नहीं। आज वो 200 रुपये में मिलता है। एक बोतल है वो पहले 100 रुपये में मिला करता था या 80 रुपये में मिला करता था, आज 500 रुपये में मिला करता है। तो एक तो शारीरिक क्षति हो रही है, और दूसरी गरीब लोग को आदतन है वो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा उसको दे रहा है, और पैसा देने के लिए कमाई का अधिकांश अंश उसमें लगा देता है, तो उसकी गरीबी बढ़ रही है। और तीसरे ओर जो बड़े बड़े तस्कर हैं दूसरे राज्यों से करोड़ों रुपया में खेल रहे हैं, और किसी न किसी रूप में वो पैट्रोनाइजेशन उनको मिल जाता है, और वो ईट ड्रिंक भी मेरी कर रहे हैं। तो सब तरह से शराबबंदी जो हमारे के यहाँ है उसका एजुकेशन में कार्यान्वयन में गड़बड़ी होने के कारण और पदाधिकारियों का सहयोग न रहने के कारण उसका दुर्व्यवहार हो रहा है, और उसके चलते हर तरह से हमारे राज्य को क्षति हो रही है।